आया हूं आपके लिए जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। जेनेटिक्स एक ऐसा शब्द है, सदृश्य मोती की माला जैसी वहां पे स्ट्रक्चर्स नजर आती है, उन्हीं को कहा जाता है क्रोमेटिन। अच्छा, जब कोई सेल इंटरफेज में है यानी कि डिवीजन के लिए तैयारी कर रही है, डिवीजन नहीं कर रही। हाँ तो भैया लोगों, क्या हाल चाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। मैं अमन पाराशर आज लेकर आया हूं आपके लिए जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। जी हाँ, जेनेटिक्स जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, चाहे आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। उस जेनेटिक्स यूनिट को पढ़ने से पहले क्यों ना आज हम उसकी टर्मिनोलॉजी यानी कि बेसिक फंडामेंटल्स पर बात कर लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जान लें। देखिए, जेनेटिक्स एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही आपके और मेरे जहन में जनरेशन टू जनरेशन यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ याद आता है। जी हाँ, इस दुनिया, इस धरती, इस जहान में जो ऑर्गेनिज्म है उनका कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। हाँ, रिप्रोडक्शन का अर्थ है कि कोई भी इंडिविजुअल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू एक नया इंडिविजुअल यानी कि ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। क्या पैदा करता है? एक नया इंडिविजुअल बनाता है जिसको अपन ऑफस्प्रिंग कहते हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर लूं तो ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन के थ्रू एक नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा जो कि एक ह्यूमन है, ऑब्वियसली। ऐसे ही अगर मैं हाथी की बात करूं तो हाथी से हाथी का बच्चा पैदा होगा। ऐसे ही अगर मैं घोड़े गधे से बात कर लूं तो रिस्पेक्टिवली घोड़े से घोड़े का बच्चा, गधे से गधे का बच्चा पैदा होगा। अरे हाँ या ना? तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट को आज हम यहां पर डील करेंगे। मैं यहां पर इसी रिप्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहूंगा कि भैया लोगों, जब ह्यूमन से ह्यूमन का बच्चा बना यानी कि जो नया बच्चा पैदा हुआ है, क्या वो देखने में बिल्कुल अपने मां बाप जैसा है क्या? यानी कि ट्विन है क्या? नहीं, कुछ वेरिएशंस आती हैं। हाँ, तो यही वेरिएशन या कुछ कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना, ये कैसे हो रहा है, इस सब को आज हम समझेंगे इस जेनेटिक्स के बेसिक फंडामेंटल वाले सेशन में। जी हाँ, मैं आज आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स लाया हूं ताकि कम समय में गहरी बात हो जाए। आज आप लोगों को मैं हिदायत दूंगा कि साथ में कॉपी और हाथ में पेन आ जाए ताकि एक एक बात जो मैं यहां से कहूं वो उड़ती उड़ती तुम्हारी जहन में बैठ जाए। तो चलिए, बिना वक्त गवाए मैं शुरू करता हूं जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को। जेनेटिक्स टर्म, जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स जो शब्द है वो दिया था डब्ल्यू बैटसन साहब ने। जी हां, जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी? तो याद रखना, जेनेटिक्स शब्द दिया है डब्ल्यू बैटसन साहब ने। ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए कि जेनेटिक्स टर्म किससे डिराइव की गई है, तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो टर्म्स होती हैं वो ग्रीक वर्ड लैटिन टर्म से ली जाती है। तो जेनेटिक्स शब्द आया है जेनेटिकोस से। किससे आया है? जेनेटिकोस से आया है, जिसका मतलब होता है जेनेटिव या जनरेटिव। याद रखना है, जेनेटिक्स शब्द देने वाला कौन है? डब्ल्यू बैटसन है। ये शब्द आया कहां से है? ये आया है जेनेटिकोज। जेनेटिकोज का मतलब होता है जनरेटिव या जेनेटिव। बोले सर ये सब तो समझ में आ गया, पर एक्चुअली जेनेटिक्स होता क्या है? जी हां, जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है। क्या कहा मैंने? जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम कलेक्टिवली, शब्दों पर गौर करना मेरे लाल, जिसमें हम कलेक्टिवली हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ते हैं। क्या बोला? जिसमें हम कलेक्टिवली हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहा है? जेनेटिक्स कहते हैं साहब। अब बोले साहब, हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी आपने कई बार सुना होगा, आप लोगों के घर में ही आमतौर पर लोग कहते होंगे कि यार ये तो हेरिडिटी है, यानी कि इसमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, हमारे यहाँ पे बीपी की प्रॉब्लम चलती आ रही है, जो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। तो मैं उन्हीं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आए हैं।
बोलो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। अरे बोलो ना यार। आप लोगों ने कई बार आमतौर पे आपके घर में सुना होगा कि भैया बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अरे हाँ, अरे भैया ये लक्षण तो इसके बिल्कुल अपने दादाजी से मिलते हैं, यानी कि ये जो लक्षण है, अच्छे अच्छे से गुण तुम लोगों में आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ये तुम्हारे पिताजी दादाजी से कैरी ऑन हुए हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स आए हैं ये कहलाते हैं हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। याद रखना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या बोला है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हुआ उसको कहा जाता है हेरिडिटी। तो भाई जब कोई पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पैदा होता है तो क्या वो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा होता है, यानी कि ट्विन होता है कि देखने में? नहीं, कुछ वेरिएशंस होती है। इतना ही नहीं, जब आप किसी इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो कई सारे जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, आप हम सब क्या हैं, एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं। तो हम एक ही स्पीशीज के हैं और इन इंडिविजुअल्स में भी आपको कुछ वैरायटी देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है। तो डिफरेंसेस दैट आर सीन among the members of same species। याद रखना, एक ही स्पीशीज, जैसे आप हम सब क्या है, होमोसेपियंस स्पीशीज हैं, तो आप में और हम सब में कुछ क्या है, जो है वैरायटी है, यानी कि वेरिएशन है, अलग अलग दिखते हैं। इन्हीं अलग अलग दिखने को एक ही स्पीशीज के अलग अलग तरह के आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक ही स्पीशीज में अलग अलग तरह के जो मेंबर्स हैं साहब, उन मेंबर्स में जो डिफरेंसेस हैं साहब, उसको कहा जाता है वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन को कलेक्टिव स्टडी करना है। ये सब किस में किया जाएगा, ये जेनेटिक्स में किया जाएगा। बोले सर हमने एक शब्द और सुना है। हाँ, क्या सुना है सर? हमने एक शब्द सुना है इनहेरिटेंस। अरे हाँ, बिल्कुल सुना है तुमने, इसका तो हमें चैप्टर भी पढ़ना है, इसी में तो पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जी हाँ, POI। तो भाई इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो, कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आए, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आए। तो क्या कार में आए, हवाई जहाज में आए, उछल कूद करके आए? तो भैया जिस प्रोसेस से आए हैं, क्या बोला मैंने, किसी प्रोसेस से आए हैं ना। हाँ, उस प्रोसेस को भी पढ़ना है। तो जिस भी प्रोसेस से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आए, क्या बोला, जिस प्रोसेस के थ्रू भाई कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आना जो है हेरिडिटी है, पर जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर्स आते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है इनहेरिटेंस। बहुत अच्छे से याद रखना है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उस प्रोसेस को कहा है इनहेरिटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स के माई बाप कौन है। तो भैया लोगों, जैसे ही जेनेटिक्स शब्द आता है तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, जी हां, हम तो कहते हैं भैया क्या चल रहा है, भैया हमारे यहाँ तो फॉग चल रहा है, तो फॉग बोले तो क्या, FOG। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगोर जॉन मेंडल। जी हां, जिन्हें जेनेटिक्स का पितामह कहा जाता है। मेंडल साहब का जेनेटिक्स के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो हमें पढ़ना भी है। मेंडलिज्म हम पढ़ेंगे भी, आपने 9th-10th में भी पढ़ा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडलिज्म की कुछ बातें आप पहले पढ़कर आ भी चुके हो। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात कर ले तो W. बैटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। ऐसे ही अगर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात कर ले, ध्यान देना, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, क्या कहा मेरे लाल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा है, क्योंकि इन्होंने तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट किए। किस पर? ड्रोसोफिला पर किए हैं। किसने किए हैं? मॉर्गन साहब ने किए हैं। अरे बोलो भैया किसने किए हैं? हाँ, मॉर्गन ने किए हैं। तो बोलिए मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। और इन्होंने ड्रोसोफिला पर जो एक्सपेरिमेंट किए उसके थ्रू कई सारे कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, जैसे कि लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये तो आगे हम पढ़ेंगे ही, पर अभी इतना बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किसने किए थे। तो बोल देना कि हमारे मॉर्गन भाई साहब ने, मॉर्गन साहब ने ये कॉन्सेप्ट जो है बताए थे। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस पर परफॉर्म किया? तो याद रखना है, ड्रोसोफिला पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं,
फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स अगर हम कह लें, या फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स का जिक्र आए तो बोल देना कि भाई साहब ए गैरोड याद रहेगा, ए गैरोड। इन्होंने डिस्कवरी करी फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, और एक मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर इन्होंने जो खोजा था उसका नाम है एल्केप्टोन्यूरिया। बोलो यार कौन सा न्यूरिया, यूरिया नहीं कह रहा हूं, न्यूरिया कह रहा हूं, एल्केप्टोन्यूरिया, जिसको कॉमनली, क्या बोला मैंने, जिसको सामान्यतः ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं। मैं अभी केवल यह बता रहा हूं कि गैरोड साहब ने ये डिजीज को डिस्कवर किया था, ये डिसऑर्डर उन्होंने डिस्कवर किया था। कैसा होता है, क्या होता है इसमें, यह हमें आगे पढ़ना होगा। चलिए, कुछ रिलेटिव टर्म्स हैं जेनेटिक्स में जो आपके बहुत काम आने वाली है। जेनेटिक्स में छुपी ही एक छोटी सी शब्द जीन। आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत अच्छी एक ट्रेंडिंग रील चली थी अभी कि मेरी बॉडी में कुछ सेंसेशन होते हैं जिनको पिल्स कंट्रोल करती हैं। अरे मेरे लाल, पिल्स तो बाद में आएंगी, पहले जीन्स कंट्रोल करती हैं। ध्यान दिया? तो ध्यान दे मेरे लाल, जीन होता क्या है? आपकी, हमारी जितने भी तमाम ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की बॉडी सेल से मिलकर बनी है। आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया धरती जहान में जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से मिलकर बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हाँ या ना? जब सेल की बात करते हैं तो सेल में कंट्रोल किसका चल रहा है? सेल में कंट्रोल चल रहा है जेनेटिक मटेरियल का। तो हम उसी जेनेटिक मटेरियल को समझने जा रहे हैं, पर हम सबसे बेसिक यूनिट अभी हम जीन शब्द को समझ लेते हैं। सबसे पहले जीन है क्या? हेरिडिटी की यूनिट है। अभी जो हम कह रहे थे कि भैया जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स जाते हैं, हाँ, दादाजी से पिताजी में, पिताजी से जो है उसके बच्चे में कैरेक्टर्स चले गए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स गए। वो कैरेक्टर्स कैसे गए? वो जीन के थ्रू ही तो गए हैं। यानी कि हेरिडिटी की यूनिट क्या है? जीन है। बोले सर आप तो ये बताओ यार जीन होता कहाँ है? अरे तो सब्र, धैर्य और विश्वास रखना यार, हर एक बात बताएंगे। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है। आप तो जानते हो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो जो डीएनए है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। अब जीएनए आपने सर बता दिया कि डीएनए का फंक्शनल यूनिट है सेगमेंट ऑफ डीएनए है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो एक विशेष टाइप की प्रोटीन बना रहा है। साहब वापस से ध्यान दे लेना, सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोटीन, जो एक प्रोटीन बना रहा है और उसी प्रोटीन के हिसाब से कैरेक्टर्स नजर आएंगे, लक्षण नजर आएंगे। अरे हाँ या ना भाई साहब? इसी जीन को मेंडल साहब क्या कहते थे? कारक कहते थे, फैक्टर कहते थे, एलिमेंट कहते थे। याद रहे कि मेंडल ने जीन शब्द की इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने उसकी जगह यूज किया क्या? कारक, फैक्टर, एलिमेंट कहा था। जीन शब्द तो जोहानसन साहब ने दिया था। किसने? जोहानसन साहब ने जीन शब्द दिया है। बोले सर ये सारी बातें तो समझ आ गई, पर अब थोड़ा सा वापस से बता दो, आपने ऊपर वाले जो दो स्टेटमेंट कहे। तो बताता हूं ना यार, एक काम कर, ये सेल है, देख ये सेल निकाली मैंने अपनी बॉडी की। अब इसको जूम करते हैं, ये सेल की बाउंड्री है, बाउंड्री को मैंने हटा दिया, मेम्ब्रेन को हटा दिया। अरे हाँ, अब साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है। सर ये न्यूक्लियस भी तो नजर आ रहा है, तो ये ले भाई न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी हटा दी, मुझे न्यूक्लियोप्लाज्म नजर आ रहा है, वहां पे अंदर तेरे को फाइबर्स भी दिखेंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स कहलाते हैं। तूने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा भी है मेरे लाल। अब देख वहां पर होते हैं डीएनए। जी हाँ, क्रोमेटिन कंटेन करता है डीएनए। क्या केवल डीएनए? नहीं, और भी आइटम होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम डीएनए लेते हैं साहब, डीएनए ये रहा। अब डीएनए का सेगमेंट है, क्या बोला? डीएनए का सेगमेंट है जो कि क्या बनाएगा? एक प्रोटीन कोड करवाएगा। क्या कोड करवाएगा? प्रोटीन। सर ये काम ऐसे ही हो जाएगा क्या? नहीं 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 भाई, इसके पीछे पूरी एक प्रोसेस पढ़नी है आपको आगे एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, जिसमें अपन एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरह से डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। सर ये मैकेनिज्म सब ऐसे ऐसे हो जाती है क्या? अरे होती तो ऐसे ऐसे है, पर समझने में काफी डिटेल लगेगी। अभी मैं आपको केवल समरी बता रहा हूं कि होता क्या है, कौन सी टर्म किससे रिलेटेड है। तो देखो डीएनए होता है, डीएनए के सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए
जो कि एक प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, उसको कह दिया जीन। तो बोलो जीन डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं। बोलो ना यार, जीन डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात सही है कि जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है। क्यों? क्योंकि जीन एक प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। सर कैसे हो रहा है? तो सब्र करो, धैर्य रखो और विश्वास तो बनाए रखो मेरे लाल। तुम्हारे विश्वास के ही बदौलत आज हम धीरे 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 आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ध्यान रखना, जीन किस पर प्रेजेंट है? डीएनए, यानी कि जीन क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है। बोले सर अब ये ठीक है कि डीएनए का सेगमेंट है, अब एक बार डीएनए तो बताओ जरा। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, याद रख यार, डीएनए की फुल फॉर्म 7वीं 8वीं क्लास से याद होगी, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आज इस डीएनए शब्द को पोस्टमार्टम करेंगे, समझेंगे कि ये जो डीऑक्सी बोला है ये क्या है, राइबोज बोला है तो ये क्या है, न्यूक्लिक बोला है तो ये क्या है, एसिड बोला है तो ये क्या है, सारी बात होगी। अब देखो डीएनए में शब्द आया न्यूक्लिक एसिड। मैं आपको बताऊं, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, यार लिख देता हूं ना यार। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। हम अभी अभी किसकी बात कर रहे थे? डीएनए की बात कर रहे थे। अरे हाँ, आपको पता है ना यार कि जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है, पर मैंने कहा क्यों ना यार आपको सब कुछ बेसिक्स जीरो से ही पढ़ाया जाए। तो देखो सेल है, न्यूक्लियस, डीएनए वाली बात अपन ने करी, तो डीएनए का सेगमेंट है। क्या है? डीएनए का सेगमेंट है कौन? जीन। जीन क्या कर रहा है? प्रोटीन को कोड कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अपन ने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड को समझने के लिए अपन ने इसको एक फ्लो चार्ट में बनाया है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है। किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बना होता है। मैनी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं, चेन बनती है और उसी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो मैं एक काम करता हूं ना यार, एक न्यूक्लियोटाइड को निकाल लेता हूं। ये रहा वो न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड निकाल लिया मैंने। सर ये एक ही होता है क्या? अरे गैले भाई, मैंने ये कहा ना यार कि बहुत सारे होते हैं, है ना। मैंने एक न्यूक्लियोटाइड को निकाला है। जब मैंने एक न्यूक्लियोटाइड को निकाला ना मेरे बच्चे, तो उसमें भी 3 कंपोनेंट है। हेलो, एक न्यूक्लियोटाइड में भी 3 कंपोनेंट है। कौन कौन? नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर बोले तो क्या? 5 कार्बन वाली शुगर। एक है फॉस्फेट ग्रुप। अरे है या नहीं है? इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज वार्ज पढ़ेंगे अपन। तो इधर ध्यान देना, नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं फर्दर, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स बोले तो एडेनिन और गुआनिन, बोलना यार, एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडीन्स होते हैं कट, CUT, यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। तो याद रखना, ये एडेनिन गुआनिन क्या है? प्यूरिन्स है। इनकी स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। कब? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। पायरिमिडीन्स, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, है ना, ये सारी बातें याद रखनी है आपको, बहुत अच्छे से समझना है। पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर, ये 2 टाइप की होती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। जैसे अगर मैं आरएनए की बात करूंगा तो उसका नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए में कौन मिलेगा? राइबोज मिलेगा। अगर मैं कहूं डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें कौन मिलेगा? डीऑक्सीराइबोज मिलेगा। अरे हाँ, ऐसी अगर मैं बात कर लूं तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स में, इसमें डीएनए और आरएनए में ही फर्क होता है। डीएनए में थाइमीन, आरएनए में थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होता है। वो सारी बातें अपने को करनी ही है। हालांकि ये फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला है, आप भली भांति जानते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखो, आपको ये 5 कार्बन वाली शुगर दिख रही होगी, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन पेंटोज शुगर है। ओके, अब यहां पे अगर दूसरे कार्बन पर OH लगा दूंगा ना, क्या लगा दूंगा? OH अगर लगा दूंगा तो वो हो जाएगा राइबोज शुगर। बोल, अब इस O, ये जो O लगाया ये हो गया राइबोज शुगर। अब मैं यहां से O हटा देता हूं, ये ले, तो डीऑक्सीराइबोज O हटा दिया तो ये बन गई डीऑक्सीराइबोज। डी मतलब निकलना, ऑक्सी किसका? ऑक्सीजन का। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गई। ये 5 कार्बन वाली शुगर है भाई, है ना, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज है। अब इसके पहले कार्बन पर आकर जुड़ता है नाइट्रोजन बेस। वो या तो प्यूरिन हो सकता है या पायरिमिडीन हो सकता है, यानी कि चाहे एडेनिन हो, गुआनिन हो, साइटोसिन हो, यूरेसिल हो, थाइमिन हो। वो अगर डीएनए है तो आपको पता ही है कि कौन आएगा, थाइमिन आएगा, है ना, ये आपको मैंने बता ही दिया है। इधर आओ,
क्योंकि डीएनए में यूरेसिल की बातें अपन नहीं करते ना बाबा। इधर ध्यान, 5वें कार्बन पर जुड़ता है फॉस्फेट। तो अब देखो, आप थोड़ी टर्म समझते हैं कि जब पेंटोज शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोस, है ना, क्योंकि अपन डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं मेनली, जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं तो कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। बोल, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब भाई साहब 5वें कार्बन पर आकर फॉस्फेट जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। हेलो, क्या मैं कह सकता हूं न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट हटा दोगे तो क्या बचेगा? न्यूक्लियोसाइड बचेगा। हां सर, बिल्कुल आसान है। अब इधर ध्यान दे, पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा? पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा? पहले कार्बन पर, है ना, 1 बोलते हैं ऐसे। अच्छा, ये बता फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन पर जुड़ा? तो 5वें कार्बन पर। याद रखना है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, है ना। अब ये होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बोल दे, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और इसको कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बोलो मेरे लाल, कौन सा बॉन्ड कहते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड? तो मेरे साथ बोल, तेरे को नीट की कसम है, जहां बैठा है वहां बोल। बोल मेरे साथ, पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ती है तो जो बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जब वो फॉस्फेट के साथ जुड़ती है तो वहां पे बनता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बोले सर कुछ पानी वानी निकलते हैं क्या? हाँ सब निकलते हैं भैया, वो दिखाएंगे अपन कहां पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिहाइड्रेशन प्रोसेस का जिक्र करेंगे वहां पर, किस तरह से H और OH मिलेंगे और H2O निकल जाएगा, वो सब कुछ समय पर होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं पेशेंस इज ऑर्नामेंट ऑफ ब्रेन। तो भाई साहब सब्र, धैर्य और विश्वास। आज बात हो रही है केवल बेसिक टर्मिनोलॉजी पर, तो आगे बढ़ते हैं। अब देख, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, ऐसे चौथा न्यूक्लियोटाइड आएगा, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। फिर बोल रहा हूं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा भी आएगा, ये चौथा भी आएगा। तो बोले सर जुड़ते कैसे हैं? आजा इधर आजा मेरे लाल, देख पेंटोज शुगर दिख रही है तेरे को? बोले हाँ सर। ये भी पेंटोज शुगर दिख रही है? बोले हाँ सर। यहां पर देख, ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ दिख रहा है? बोले हाँ। यहां पर भी देख फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है 5वें पर? बोले सब सही है सर। तो बोले एक न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है ना तेरे को? हाँ। बोले ये ऊपर वाला भी दिख रहा है? बोले हाँ। तो देख ये जो फॉस्फेट है ना, ये तीसरे कार्बन, ऊपर वाले के तीसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना, वही एस्टर बॉन्ड बनाएगा, पानी निकलेगा। वो कैसे होगा वो अपन और डिटेल में समझेंगे, अभी केवल बेसिक समझा रहा हूं। तो इन बॉन्ड को कहते हैं, अब ये 2 बॉन्ड होगा ना, इसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फो, एक होता तो फॉस्फोएस्टर, 2 है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। हेलो, जैसे ये एक था ना तो इसको बोला था फॉस्फोएस्टर। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? ये इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बोल दो मेरे साथ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हाँ या ना? अब देखो, ऐसे तो ये सर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते होंगे। हाँ जुड़ते हैं भाई, ऐसे तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। जो ऊपर वाला सबसे ऊपर होगा उसको हम डिनोट करेंगे 5' से, 5 प्राइम, ठीक है। ऐसे जो लास्ट में छूट जाएगा, सपोज ये लास्ट में छूट गया, उसको हम डिनोट करेंगे 3 प्राइम से। ध्यान दे लेना वापस से, सबसे ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो एंड होगा, है ना, उसको हम डिनोट करेंगे 5 प्राइम से। और जो सबसे लास्ट वाला होगा जो अब फ्री हो गया, उसको हम डिनोट करेंगे 3 प्राइम से। इतना सा ध्यान रखना है तेरे को, है ना। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है। क्या बोला? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है। आगे बढ़ते हैं मेरे लाल, देख ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी ना, क्या था? 5 प्राइम 3 प्राइम। अब डीएनए जो होता है ना, डीएनए वो डबल हेलिकल होता है, यानी कि उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। अब देख यहां पर क्या था, सपोज यहां पे नाइट्रोजन बेस ए था, ये देख अपन समझ लें कि यहां पे नाइट्रोजन बेस हमने क्या लिया? एडिनिन लिया। तो बेटा ये इसके सामने जो आएगा ना, वो हमेशा क्या होगा? ए जुड़ता है टी के साथ में। किसके साथ में? टी के साथ में बॉन्ड बनाता है। ऐसी सपोज यहां पे अगर सी है तो भाई साहब यहां पर जो चैन होगी ना दूसरी, वो होगा जी, है ना। तो ए किसके साथ हमेशा बॉन्ड बनाएगा? टी के साथ में। सी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? जी के साथ में। याद रखना है, एडिनिन बाइंड्स विद थाइमिन। ए, अच्छा इनके बीच में बॉन्ड बनेंगे कितने? 2, इनके बीच में 3। याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं।
और भी जिक्र होगा। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सपोज ये है, तो इसके साथ जो जुड़ेगी उसमें पोलैरिटी जो है वो अपोजिट होगी। ऐसे 5 प्राइम के सामने कौन आएगा? 3 प्राइम। 3 प्राइम के सामने कौन आएगा? 5 प्राइम। ये याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ती हैं। याद रखना, ए बॉन्ड बनाता है टी के साथ, सी बॉन्ड बनाता है जी के साथ में। याद रहेगा, एडेनिन किसके साथ में? ए बाइंड्स विद टी, सी बाइंड्स विद जी। याद रखना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं मेरे लाल। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिक्स। और डबल हेलिक्स मॉडल ये जो बताया था, ये बताया था वॉटसन और क्रिक। हाँ, नोबेल पुरस्कार मिला था उनको। साथ में ध्यान रख लेना, इन लोगों को, उनके साथ में विल्किंस भी थे, आप लोग याद रहे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था डबल हेलिक्स मॉडल बताने के लिए। डबल हेलिक्स मॉडल, वॉटसन और क्रिक। कौन कौन? वॉटसन, क्रिक, याद रहे, है ना। साथ में एक विल्किंस को भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, है ना। याद रखना है इन बातों को। अब बात करते हैं कि सर आपने डीएनए बता दिया। हाँ, मैंने डीएनए बता दिया। सर डीएनए कितना लंबा होता है? ऐसे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से आपने बताई, डीएनए कितना लंबा होता है? तो देख, मैं एक बात बताता हूं बहुत आराम से। जॉल पी लें पहले। तो एक बात बताता हूं मैं तेरे को। सपोज एक सिंगल ह्यूमन सेल ली, ह्यूमन की एक सेल ली सिंगल, ये रही, है ना, ये सेल है, सिंगल ह्यूमन सेल, जो मुझे नेकेड आई से नहीं दिख रही, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। सोच, उस सेल को मैंने देखा तो उसके अंदर न्यूक्लियस में मुझे 46 धागे दिखते हैं, 46, जिसको आप क्रोमोसोम कहते हैं। वैसे वहां पर जब वो डिवाइड नहीं कर रही है तो वो क्रोमेटिन की फॉर्म में रहेंगे। अभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मैं अभी कह रहा हूं 46 धागे दिखते हैं। एक सेल जो मुझे नेकेड आई से नहीं दिख रही, ये नेकेड आई से नहीं दिख रही है, इसको देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी साहब। और उसी सेल में, एक सेल में 46 धागे यानी कि क्रोमोसोम है। अब देख, 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे 46 है। इन 46 क्रोमोसोम से जब मैं डीएनए निकालूं, सब में डीएनए है ना, इन 46 से मैं जब 46 क्रोमोसोम से जब मैं डीएनए निकालूं और उस डीएनए को जोड़ दूं, कमाल कर दिया भाई। 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए प्रेजेंट है आपकी एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर। जी हाँ, कहती है एनसीईआरटी कि इन अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड। अप्रोक्सीमेटली बोला है, एग्जैक्ट होता है 2.2 मीटर। अप्रोक्सीमेटली 2.2, मतलब एग्जैक्ट अगर बोले तो 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 46 क्रोमोसोम्स। हाँ, यानी कि जब आप 46 क्रोमोसोम हैं उनमें से आप डीएनए निकाल लो और उसको जोड़ दो तो भाई साहब 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए आपकी सेल के न्यूक्लियस में पैक है। उस सेल में, जिस सेल को आप नेकेड आई से देख भी नहीं पा रहे, है ना। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो कुदरत ने क्या गजब करिश्मा किया है साहब। मीटर की बात हो रही है और 1 मीटर समझते हो अप्रोक्सीमेटली 3 फीट के बराबर होता है ना। तो अब आप कैलकुलेशन लगा लेना, क्या गजब की पैकेजिंग की है। तो बोले सर सेल, हाँ सर न्यूक्लियस, हाँ सर डीएनए, हाँ क्लियर है सर, डीएनए समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है ना। अब डीएनए आपने जुड़वा भी दिया, वो भी ठीक है सर। अब सर मुझे आगे ये बताओ कि ये जो पैकेजिंग है, कि आपने कहा कि 2 मीटर, लगभग 2 मीटर लॉन्ग डीएनए उस छोटी सी सेल में है, तो ये पैक कैसे होता है साहब। इसकी पैकेजिंग कुदरत ने प्रोकैरियोटिक में अलग तरह से की है, यूकैरियोटिक में अलग तरह से की है। प्रोकैरियोटिक में कुछ सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स, उनकी हेल्प से पैकेजिंग होती है। तो याद रखना, इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको मालूम है न्यूक्लियोइड मिलता है। अब वहां पे क्या होता है, ये डीएनए और कुछ प्रोटीन्स ऐसे कलेक्ट हो जाते हैं, है ना। और ऐसा नहीं होता कि बिखरे हुए हों, कलेक्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोइड। ध्यान रहेगी ये बात। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स, उसमें लूप्स बनते हैं कई सारे, हेल्ड बाय प्रोटीन्स। जो गजब की पैकेजिंग है,
जो ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसको हम कह लें वेल सिस्टमैटिक, जिसको हम कह लें वेल सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो पैकेजिंग की है वो की है एडवांस सेल में। बोले सर एडवांस सेल मतलब यूकैरियोट्स, नाम ही है यू मतलब एडवांस, कैरियो मतलब क्या, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस वहां पे एडवांस टाइप का है। तो भाई साहब पैकेजिंग भी अलग ही लेवल की है। वहां पर पैकेजिंग के लिए कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। बोल मेरे पास में फटाफट से, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो बोलो यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि आप और हम भी यूकैरियोटिक सेल ही है, यूकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग के लिए मच मोर कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस होती है, पैकेजिंग होती है किसकी हेल्प से, हिस्टोन की हेल्प से। जी हां भाई, डीएनए कैसा है, डीएनए पर है नेगेटिव चार्ज, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है ना। और जो आप हिस्टोन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं वो है पॉजिटिव। लाइसिन और आर्जिनिन का अमाउंट ज्यादा होता है, आपने पढ़ा होगा यार ये, है ना, बेसिक अमीनो एसिड्स कुछ पढ़े होंगे आपने। अब पैकेजिंग कैसे है सुनो, डीएनए है ना नेगेटिव चार्ज है, डीएनए कैसे चार्ज है, नेगेटिव। हिस्टोन, ये बीच में आपको दिख रहा है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स के ऑक्टामर है, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, 8, 4 सामने दिखते हैं 4 पीछे होते हैं वो, और मैं आपको एक प्रैक्टिकल का एक लाऊंगा आपके लिए, एक शॉर्ट वीडियो है ना। तो यहाँ पे 8 ऐसे, 1 2 3 4, 4 यहाँ 8 ऐसे वो सेटलमेंट बताएंगे आप लोग, है ना। हिस्टोन ऑक्टामर पर ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए ऐसे लिपट जाता है। हिस्टोन ऑक्टामर पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव हिस्टोन ऑक्टामर पर नेगेटिवली चार्ज डीएनए ऐसे लिपट गया। सर कितनी कॉइलिंग होती है वो सब कुछ पढ़ेंगे, अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी पर बात हो रही है ना। तो इस मॉडल को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखना है। बोले सर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो हिस्टोन है, इसके चारों तरफ ये डीएनए, हाँ ऐसे ही कहना चाह रहा हूं। बोले सर फिर थोड़ा बचेगा डीएनए, वो आगे भी हिस्टोन आएगा, उस पर लिपट जाएगा ऐसे। बोले फिर डीएनए बचेगा तो टेंशन क्यों ले रहा है, आगे फिर हिस्टोन ऑक्टामर आएगा, उस पर लिपट जाएगा, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो बोले सर इस तरह तो न्यूक्लियस के अंदर हमें ऐसे मोती वाले धागे नजर आएंगे। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं बीड्स ऑन थ्रेड्स। क्या कहते हैं, बीड्स ऑन थ्रेड, यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग नजर आते हैं। हाँ, मोती की माला सदृश, मोती की माला जैसी वहां पे स्ट्रक्चर्स नजर आती है, उन्हीं को कहा जाता है क्रोमेटिन। कितने क्रोमेटिन होंगे, 46। ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूं, वापस से ध्यान देंगे, बहुत गजब के कॉन्सेप्ट्स हैं। आराम से, इधर सबका ध्यान इधर। भाई मैंने कहा ये यूकैरियोटिक सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर धागे हैं, धागे कैसे दिख रहे हैं, मोती की माला जैसे दिख रहे हैं, है ना। अब यहां पर जब आप देखते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, डीएनए की पैकेजिंग कौन करा रहा है, हिस्टोन प्रोटीन करा रहा है। कौन करा रहा है, हिस्टोन प्रोटीन। देख, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है। बोले सर ये डीएनए बचेगा, अरे आगे चलेगा। बोले सर हिस्टोन ऑक्टामर आप कुछ कह रहे हो, हिस्टोन भी कई टाइप के होते हैं क्या, अरे हाँ होते हैं यार, सब कुछ बात होगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, अभी बेसिक पर बात हो रही है ना। तो यहां पे हिस्टोन ऑक्टामर पर कौन लिपट गया, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए लिपट गया। इस मॉडल को न्यूक्लियोसोम कहा है। ऐसे डीएनए आगे बढ़ेगा, फिर हिस्टोन ऑक्टामर पर लिपटता चला जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर हिस्टोन ऑक्टामर पर लिपटता चला जाएगा। तो कैसा लगेगा, मोती की माला बनेगी। किसकी, मोती की माला बनेगी, उसी को कहेंगे क्रोमेटिन। अब बच्चा बोलेगा सर क्रोमेटिन में केवल डीएनए और हिस्टोन ही होते हैं क्या, नहीं, कुछ अमाउंट में आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। बोलो क्रोमेटिन में, बोलो क्रोमेटिन में, कौन से टिन में, अरे बोलो भैया, क्रोमेटिन में डीएनए और हिस्टोन तो है ही है, मेनली हिस्टोन तो है ही है, आरएनए और नॉन हिस्टोन ऑल्सो प्रेजेंट। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती है बेटा, जो पैकेजिंग में थोड़ी हेल्प करेंगी। मेनली कौन है, मेनली अगर बोले तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, याद रखना क्रोमेटिन में, आप ध्यान रख लेना। कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि क्रोमेटिन जो है केवल डीएनए और हिस्टोन का बना है, नहीं, केवल नहीं, ओनली शब्द, हाय तौबा भैया, नहीं, बचना है उससे। ओनली शब्द जो है वो घातक होते हैं बेटा, ये अच्छे खासे स्टेटमेंट को, अर्थ को अनर्थ कर देते हैं, तो बचना पड़ेगा, है ना। चलो, क्रोमेटिन जब कंडेंस होगा
तो बनेगा क्रोमोसोम। बोले सर ऐसा कब होगा? डिवीजन जब होगा ना तब ऐसा होगा। सर डिवीजन जब होगा, डिवीजन, उस समय ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनेगा? क्रोमोसोम। इधर आओ फटाफट से। सर एक बार वापस से थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। हाँ हाँ आओ ना यार। सबसे छोटा पढ़ा था तुमने डीएनए, है ना? डीएनए थोड़ा सा कंडेंस हुआ, पैकेजिंग हुई तो बना क्रोमेटिन। हाँ सर क्रोमेटिन कंडेंस हुआ तो बना क्रोमोसोम। बिल्कुल सही कह रहा है मेरे लाल, बिल्कुल सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डीएनए का छोटा सेगमेंट क्या था? सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन। बिल्कुल वही सीक्वेंस याद रखना है। डीएनए पर छोटा सेगमेंट जो प्रोटीन कोड कर रहा है, बोलो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोटीन कॉल्ड जीन। ऐसा नहीं है जो पिछले वाला है उसको भी कंटिन्यू याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से सुन लेना। जब कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, यानी कि उसको कहते हैं इंटरफेज की सेल, है ना, प्रिपरेशन कर रही होती। जब कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही होती तो उसमें उस समय आपको जो धागे दिखते हैं वो क्रोमेटिन है, और जब डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं। इतना याद रखना। जब कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही तो आपको ऐसे धागे दिखेंगे, राइट? और जब वो डिवाइड करेगी तो ये क्रोमेटिन ही क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। बोले सर एक ही धागा? हाँ यार, वो मैं अब प्रैक्टिकल बताऊंगा। उसमें एक धागा लेंगे, उस धागे को, वो देखा तूने, अपन अभी मकर संक्रांति अभी भी गई है, वो पतंग उड़ाते हैं तो एक ही धागे को अपन ऐसे लपेट देते हैं, उसके 2 पार्ट कर लें, वो आएगा। टेंशन क्यों लेता है तू, है ना? इधर ध्यान देना। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे कई सारे थ्रेड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल तेरी अगर सेल है तो तेरी सेल यानी कि ह्यूमन की सेल में 46 ऐसे थ्रेड्स नजर आएंगे, तभी तो वो एक एक थ्रेड कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनेगा। याद रखेंगे यार, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि जीन्स प्रेजेंट ऑन डीएनए? यस ट्रू है, बिल्कुल। जीन्स डीएनए का ही तो सेगमेंट है। क्या मैं कह सकता हूं जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमेटिन? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डीएनए ही तो कंडेंस होकर क्रोमेटिन कहला रहा है। अरे मैं क्या सकता हूं कि जीन क्रोमोसोम पर होते हैं? अरे हाँ मैं क्या सकता हूं, मैं तो कहूंगा और बार बार कहूंगा, तुम लोग भी बहुत अच्छे से याद रख लेना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या जीन डीएनए का सेगमेंट है? हाँ। क्या जीन डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं? हाँ। क्या जीन क्रोमेटिन पर प्रेजेंट होते हैं? बोले हाँ भाई। क्या जीन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं? अरे हाँ यार, बार बार फिर कह रहा हूं, चाहे डीएनए बोले, चाहे क्रोमेटिन बोले, चाहे क्रोमोसोम बोले, बस याद रखना है डीएनए कंडेंस हुआ तो बना क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कंडेंस बने होगा तो बन जाएगा क्रोमोसोम। सिंपल है। अच्छा जब कोई सेल इंटरफेज में है यानी कि डिवीजन के लिए तैयारी कर रही है, डिवीजन नहीं कर रही, प्रिपरेशन कर रही है, तो क्या मिलेगा? क्रोमेटिन। ये बात याद रखना, आपको याद रखना है। सेल जब डिवाइड करती है ना तब दिखते हैं आपको क्रोमोसोम। और जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बता दो कि किस स्टेज में क्रोमोसोम के शेप की स्टडी होती है ना? जल्दी से कमेंट हो जाए फटाफट से। अब ये क्रोमोसोम जो आपकी बॉडी में है या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में जो क्रोमोसोम है सेल के अंदर, वो क्रोमोसोम आए कहां से? है हवा में उड़ते हुए आए क्या? अरे नहीं, वो क्रोमोसोम हमें विरासत में मिले हैं, माँ बाप से आए हैं। बिल्कुल सही बात। जब 2 इंडिविजुअल के, यस आपको याद है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एन होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, है ना? 23 क्रोमोसोम मेल, 23 फीमेल, एन से एन टकराएगा, 2n बन जाएगा, तभी तो ऑफ स्प्रिंग। ह्यूमन के केस में बात करूं तो 46 क्रोमोसोम है ना ऑफ स्प्रिंग में। अरे हाँ, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है गैमेट का फ्यूजन हुआ, 23 वहां से मेल से आए, 23 फीमेल से आए, तभी तो कुछ जो है नेक्स्ट जो जाइगोट बना उसमें 46 क्रोमोसोम बन पाए। अरे हाँ, तभी वो डिप्लॉयड हो पाया। तो याद रखना कि ट्रांसमिशन होगा ना कैरेक्टर्स का, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि जीन्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। किसको? कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। आप लोग जो आजकल ट्रेंडिंग रील के पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे अंदर सेंसेशन होती है, उसको पिल्स कंट्रोल करते हैं। अरे मेरे लाल, अगर तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पिल्स नहीं, उसको जीन्स कंट्रोल करते हैं जी। और ये जीन्स कहां से आते हैं? ये तो विरासत से मिले हैं, ये तो विरासत से मिले हैं। आपको मालूम है आपके कुछ, अपन कई बार बोलते हैं कि भैया इसके ये कैरेक्टर्स तो यार इनके पिताजी से मिलते हैं, तो आपको मालूम है ना यार
वो आए ही इसी तरह से। आपको मालूम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, बोल मेरे लाल, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। मैं लिख देता हूं प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, यहां पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा, जगह नहीं है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, बोलो यार, आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। कौन सा टेंस बोलेगा मेरा लाला? इनहेरिटेंस। याद रखना है, याद रहना चाहिए, बहुत जरूरी है ये सारे शब्दों का आपसे तालमेल होना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना कैरेक्टर्स कहां से आए? पेरेंट्स से नए ऑफस्प्रिंग में आए। जिस प्रोसेस के थ्रू आते हैं उस प्रोसेस को हमने इनहेरिटेंस कह दिया है। चलिए, दो सेम जीन्स कंट्रोल ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ, वही जीन्स जो आपको विरासत में मिले वही तो कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। जी हाँ, जो कैरेक्टर्स आपकी और हमारी बॉडी में नजर आते हैं, जी कैरेक्टर्स जो लक्षण नजर आते हैं, चाहे वो स्किन कलर की बात कर लूं, चाहे मैं वो हेयर टाइप की बात कर लूं कि मेरे बाल तो घने हैं, सीधे हैं, अरे मेरे बाल तो बिल्कुल जिसे कह लें कि कर्ली है। तो ये जो कैरेक्टर्स हम देखते हैं ना भाई, है ना, वो कैरेक्टर्स की भी कई फॉर्म होंगी, उसकी भी बात करेंगे अपन। ट्रेट्स, जिसको थोड़ा सा आगे निकल गया था मैं, इधर आ जाओ वापस से। अब बोले सर सब कुछ हो गई बात, आपने कहा, इधर आओ इधर, आपने कहा सेल है। बोले हाँ, ये देखो थोड़ा सा मैं और ऊपर बना लेता हूँ। बोले सर आपने कहा सेल है, मैंने कहा हाँ। बोले आपने कहा सेल में न्यूक्लियस है, मैंने कहा हाँ। बोले सर अभी आपने कहा सेल के न्यूक्लियस में धागे हैं, मैंने कहा हाँ न्यूक्लियस में धागे हैं। सर धागे आपकी सेल में कितने? अरे भाई आपको पता है अपन सब ह्यूमन है, होमोसेपियंस है ना। तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम, यानी कि 46, यहाँ पे क्रोमेटिन कह दूं क्योंकि अभी डिवाइड नहीं कर रही, तो 46 धागे हैं। मैं एक धागे को निकाल लेता हूँ, ये देख मैंने एक धागा निकाल लिया। अब इस धागे पर जीन होंगे? हाँ, अब ये भी बताया था कि बिल्कुल होंगे। जीन डीएनए पर होते हैं और क्रोमेटिन में डीएनए होता है, बिल्कुल होंगे। तो अब साहब ये जो है ना क्रोमेटिन, जब क्रोमोसोम बनेगा ऐसा, तो यहां पर जैसे जीन होते हैं, क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। तो जीन्स का जो एड्रेस होता है ना कि जीन कहां पर प्रेजेंट है, उस एड्रेस को कहते हैं लोकस। एड्रेस ऑफ जीन, जीन का पता कि भैया तुम कौन से वाले क्रोमोसोम नंबर पर हो, 15 पर हो, 16 पर हो, एक्स पर हो, वाई पर हो, तुम्हारी लोकेशन क्या है ना, उसे कहा जाता है लोकस। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रोफिन जीन लार्जेस्ट, है ना, याद रखना ह्यूमन में एक्स क्रोमोसोम पर होता है। TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का जीन जो होता है वो वाई क्रोमोसोम पर होता है। ये सारी बातें याद रखने की है यार, और भी बातें अपन इनके बारे में करेंगे आगे, और भी आपको बताऊंगा लोकेशन, है ना। चलिए ऐसी बात कर लेते हैं। हाइट हो गया, हेयर टाइप हो गया, तो ये क्या है? ये है कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स में देखो, हाइट, कोई लंबा है कोई छोटा है ना, जैसे हमारी हाइट कम हो जाएगी, क्या करें। तो ये ध्यान रखना, हाइट जो है ये कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर में भी क्या आएगा? फॉर्म्स होंगे इसकी, वेरिएबल फॉर्म्स। जैसे कैरेक्टर का हाइट एक कैरेक्टर हो गया, अब उसमें एक फॉर्म्स होंगी, जैसे कोई लंबा है कोई छोटा सा रह गया। तो भाई साहब टॉल क्या हो गया? ट्रेट हो गई। मेरे साथ बोलो, वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। क्या? वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। मैंने कहा स्किन कलर, किसी की स्किन का कलर बिल्कुल व्हाइट है, किसी का विटिश गेहूं, है ना। तो ये क्या होते हैं? ये कहलाएंगे ट्रेट्स। बोलो मेरे साथ में, वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। जैसे अभी मैंने हेयर का बताया था आपको, हेयर क्या हो गया? हेयर टाइप कैरेक्टर हुआ। हेयर टाइप अब कई तरह के हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं। किसी के हेयर स्ट्रेट हैं, घने, है ना, सीधे, किसी के घुंघराले हैं, तो वो हो गए उसके वेरिएबल फॉर्म, ट्रेट्स कहलाएंगे। जैसे मेंडल साहब ने, मुझे बताओ कितने कैरेक्टर्स पर स्टडी की थी, जल्दी से बताना मुझे फटाफट से, मेंडल साहब के बारे में। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अभी तक आपने बात करी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को बोलते हैं ट्रेट। जीन की बात करें, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को कहा जाता है एलील। जीन की
अल्टरनेटिव फॉर्म को कहा जाता है एलील। पर सर वापस से एक बार बताओ। हाँ, मैं आराम से बताता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, इधर आ जाओ मेरे साथ में। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन, सेम लोकाई, सेम पोजीशन पर प्रेजेंट हो। पर बात खत्म नहीं हुई है। किस पर? होमोलोगस क्रोमोसोम पे। सपोज अगर कोई जीन यहीं पर है तो मैं इन दोनों को एलील नहीं कहूंगा, ये नॉन एलील्स हो गए। दीज आर नॉन एलिलिक फॉर्म, राइट। एलील कहने के लिए ये जरूरी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, है ना। जैसे अगर मैंने कहा मेंडल साहब की बात ले लूं, मेंडल ने मटर, याद है, पाइसम सैटाइवम पर अपने जो है स्टडी की थी, है ना। वो सारी बातें आपने पढ़ी भी हैं बहुत अच्छे से। तो ध्यान रखो, एलील्स क्या होते हैं? जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं। और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर पूछ ले तो ट्रेट। देख, जैसे मेंडल की ही बात कर लें तो वहां पे जो हाइट के लिए अपन कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, टॉल और ड्वार्फ, तो वहां पे टी, कैपिटल टी टॉल को बताता है, स्मॉल टी ड्वार्फ को बताता है। तो देखो टी अगर है ना, तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन। हम यहाँ पे एलील्स की कॉम्बिनेशन को पढ़ रहे हैं। जैसे ये एक एलील है, ये भी एक एलील है। जब दोनों एलील डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट वाले हैं, तो उसको हम कहेंगे होमोजाइगस। एक एलील डोमिनेंट, एक एलील रिसेसिव। बोले सर ये डोमिनेंट को हाँ कैपिटल से शो करता है, कैपिटल से, ठीक है। इसको कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब स्मॉल टी हो तो ये हो गया होमोजाइगस। बेसिक्स है यार, ये बहुत आराम से याद रखना, है ना, बहुत अच्छे से याद रखना। अब एक आता है हेमीजाइगस। जब किसी जीन की कोई कॉपी नहीं है, क्या बोला मैंने? कोई कॉपी नहीं है, सिंगल एलील ऑफ जीन। ऐसा देखने को मिलता है ह्यूमन मेल जो होता है, ह्यूमन मेल में जो हेमीजाइगस कंडीशन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम होता है। तो वहां पे जो ह्यूमन मेल आर हेमीजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन्स, क्योंकि वहां पे एक्स वाई कंडीशन मिलती है। किसमें? मेल में। और फीमेल में तो एक्स एक्स होता है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है वहां पे। तो अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। अगर आपसे कोई पूछ ले अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, तो बोलना अलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन अलील है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर ट्रेट है। ये शब्दों का ही खेल होता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और एलील किस पर प्रेजेंट होते हैं? एलील प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोला? होमो। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये देख, यहाँ पर देख, ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में एलील होंगे, है ना। पर अगर मैं यहाँ पर इन दोनों की बात कर लूँ तो बिल्कुल भी ये एलील नहीं, ये नॉन एलील हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होने चाहिए। होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होने चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है। ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। अभी एक छोटा सा सेशन था, है ना। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। फिर आगे बात करेंगे अपन जेनेटिक्स चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में।